साथियों वेलकम बैक। एक बार फिर मैं एच रोशन आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए क्लास के साथ। आज हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन का जो टॉपिक चल रहा था कल के क्लास में, उससे आगे की बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्लास हमने कहा था कि उद्विकास से सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में जो ये पार्ट पढ़ने वाले, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखना होगा जो उद्विकास से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया, और फिर उसके बाद उद्विकास से संबंधित प्रमाण, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जहाँ भी हैं क्लास को कंटिन्यू देखिए, नियमित तौर पर देखिए और अपने अपने सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी ही आपका एक टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है, शायद अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाना चाहिए, तो ध्यान देना है। और हमने कहा था कि धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करेंगे जो आपके रिजल्ट के लिए जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, उससे संबंधित एक एक करके 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिजिको केमिकल थ्योरी, भौतिक रासायनिक सिद्धांत, ये यूपरीन और जेबीएस हेल्ड ने दिया था। तो ये जो सिद्धांत पढ़ा आपने, जिससे पता चला कि पृथ्वी पर जीवन बना और एक ही बार बना, उसके बाद फिर दोबारा जीवन नहीं बना। तो दोबारा जीवन नहीं बना तो ये परिवर्तन जो हुआ एक जीव का लाखों प्रकार के जीव में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज पृथ्वी पर 20 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, निवास करते हैं। तो वो एक जीव से 20 लाख प्रकार के जीव कैसे बनते हैं, इसी को समझेंगे। और इसको समझने के लिए आपको एक एक करके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखना होगा। तो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत जो आपको काफी महत्वपूर्ण है, सिद्धांत को ध्यान दें और सिद्धांत में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप जरूर ध्यान देंगे। तो पहला जो सिद्धांत है यहां लिखा गया है लैमार्किज्म या लैमार्कवाद। तो लैमार्किज्म एक वैज्ञानिक के नाम पर, जिनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, फ्रांस के रहने वाले, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इसलिए इसको लैमार्कवाद कहा जाता है। ध्यान रखना है, देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क फ्रांस के, इनका कुछ साइंस में या स्टडी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, और योगदान बराबर पूछा जाता है। एक तो कि बायोलॉजी शब्द दिया और दूसरा वर्टिब्रेट शब्द दिया। ये दोनों पॉइंट अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में और साथ ही साथ बीपीएससी और दरोगा में भी। तो ध्यान देना है, वर्टिब्रेट उसको कहते हैं जिस प्राणी के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़धारी प्राणियों को वर्टिब्रेट कहेंगे, कहने वाला व्यक्ति भी लैमार्क थे। लैमार्क ने अपने अध्ययन के द्वारा एक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक का नाम याद रखना है, पिछली बार बीपीएससी में डार्विन के पुस्तक का नाम पूछा था, इस बार लैमार्क का हो सकता है पूछ दे, तो ध्यान रखना है। नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। और इस सिद्धांत में लैमार्क ने जो बातें बताई साथियों, उस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस सिद्धांत का मेन पॉइंट्स जो है लैमार्किज्म का, उसको ध्यान देना, जिसमें पहला यूज एंड डिसयूज थ्योरी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो अक्सर पूछा जाता है हिंदी में, उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत। कहना था लैमार्क का कि जिस अंग का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं वो अंग विकसित होते हैं, और जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है वो अल्प विकसित होकर कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में बताया हमें लैमार्क ने कि जिस अंग का, बॉडी के जिस पार्ट का हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो विकसित होता चला जाएगा, और जिसको छोड़ देंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इस रूप में एक अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं तो इसी से रिलेटेड जो लैमार्क की बातें हैं उसको और समझेंगे, जिसमें लैमार्क ने जो बातें बताई वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना है। तो लैमार्क का जो दूसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति होता है, और एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब उपार्जित लक्षण। लैमार्क का कहना था कि हम अंगों का इस्तेमाल करते हैं और उस अंग का इस्तेमाल के दौरान विकास हो जाता है। तो विकास होना एक लक्षण को डेवलप होना माना जाता है, और इस रूप में लैमार्क ने कहा कि हम जिस अंग को डेवलप करेंगे, कार्य करेंगे, वो विकसित हो जाएगा, तो वो अंग
अपने अगले पीढ़ी में, अपने अगले वंशजों में वो स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगा। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो लक्षण हम जीवन में प्राप्त कर लेते हैं उसकी वंशानुगति होती है और वो एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतः ट्रांसफर होता रहता है। तो कितनी अनोखी बातें हैं साथियों कि आपको जानना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट, यूज एंड डिसयूज थ्योरी और साथ ही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो ध्यान देना है कि किसी भी जीव में जो लक्षण होता है वो उसके जीवन काल में जो क्रियाएं होती है उसके हिसाब से एडेप्ट करता है और वो लक्षण कहा जाता है लेमार्क के द्वारा कि अपने आप अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान देना है कि लेमार्क ने अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए जिराफ की लंबी गर्दन और साथ में छुछुंदर की कमजोर दृष्टि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट बातें बताई लेमार्क ने कि लेमार्क का कहना था कि जिराफ अपने गर्दन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, सबसे ज्यादा उसने इस्तेमाल किया पत्तियों को खाने के लिए, टहनियों को खाने के लिए, वृक्ष की लंबाई के हिसाब से खींचा गर्दन को, इसलिए गर्दन लंबा हो गया। और छुछुंदर जिससे बहुत कम दिखता है इसलिए कि वो अपने आंखों का इस्तेमाल सबसे कम करता है और इसलिए छुछुंदर का आंखों का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से धीरे धीरे वो आंखें कमजोर हो गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन जब लेमार्कवाद आया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब लेमार्कवाद को पढ़ा और देखा तो उन्होंने कुछ आलोचनाएं किया और जिसके बाद फाइनली लेमार्कवाद अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया और लेमार्क के बाद एक नए सिद्धांत की जरूरत पड़ गई। तो जो आलोचनाएं हैं उसको ध्यान देना है। लेमार्कवाद का कहना था कि एक बार लक्षण आ जाएगा तो वो अगली पीढ़ी में चला जाएगा। इस हिसाब से एक पहलवान के बच्चे को पहलवान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते हैं। बुद्धिजीवियों की आंखें कमजोर हो जाती है, जबकि आंखों का प्रयोग होने पर आंखें क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। भारतीय लड़कियों का नाक कान प्राकृतिक रूप से छिद्र न होना, मतलब चूंकि भारतीय नारियों में एक बड़ा सदियों से कार्य किया जा रहा है कि उनके नाक और कान में होल करवाकर, छिद्र करवाकर आभूषण धारण करने का एक कैरेक्टर दिखता है, लेकिन इतने सदियों से होने के बाद भी उनमें प्राकृतिक रूप से अभी भी छिद्र का विकास नहीं हो सका। तो इसी को ध्यान देना है। नेक्स्ट, लेमार्कवाद को सबसे अधिक धक्का एक वैज्ञानिक के प्रयोग से लगा जिसका नाम था म्यूचुलेशन एक्सपेरिमेंट। हमने कहा था कि म्यूचुलेशन एक्सपेरिमेंट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिससे लेमार्कवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसको ध्यान देना है कि ये जो प्रयोग किया गया था वो चूहों पर, चूहे को पूंछ को काटने का प्रयास किया बिजमैन ने और बार बार काटता था और 80 पीढ़ी तक काटने के बावजूद चूहे के पूंछ की लंबाई कम नहीं हुई, उसका साइज छोटा नहीं होना। यह प्रमाणित किया कि ऐसे यूज एंड डिसयूज थ्योरी हर जगह लागू नहीं होते और इसी प्रयोग के बाद लेमार्कवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। और तब एक नए सिद्धांत की हमने कहा जरूरत पड़ गई और वो सिद्धांत था एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसको हम लोग को पढ़ना है डार्विनिज्म के तौर पर। तो ध्यान रखना है, डार्विन आते हैं और एक नया सिद्धांत लेकर आते हैं। आपको याद रखना है कि फ्रांस के लेमार्क के सिद्धांत के बाद डार्विन का सिद्धांत आया। तो पहला मत दिया था लेमार्क ने और इसलिए एग्जाम में पूछे कि उद्विकास से संबंधित पहला मत किसने प्रस्तुत किया, तो लेमार्क ने। जबकि सबसे सटीक और प्रमाणित मत के रूप में डार्विन का नाम लिया जाता है। डार्विनवाद को देने वाले वैज्ञानिक नाम यहां लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन। कहां के रहने वाले? ब्रिटेन के। कहता है कि ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने, एक यात्रा को पूरा करने के बाद, एक यात्रा पर निकले थे और यात्रा के दौरान जो इन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में उसी को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। तो ध्यान रखना है कि यात्रा से संबंधित जो बातें एग्जाम में पूछी जाती है, यात्रा जो किया समुद्र का यात्रा, इसलिए एक समुद्री जहाज का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा और जहाज का नाम कई बार पूछा गया, याद रखना है HMS बीगल। कहते हैं यात्रा जो किया वो काफी लंबे समय तक 6 से 7 साल घूमते रहे और घूमते घूमते एक द्वीप पर पहुंचे जिसको आज डार्विन का द्वीप कहा जाता है और उस द्वीप को याद रखना है, नाम है गैलापागोस। ध्यान रखना कि इस द्वीप पर जब पहुंचते हैं तो कुछ वर्ड्स पर उनकी नजर पड़ती है, पक्षियों पर, और उस पक्षी को आज डार्विन का पक्षी कहा जाता है आज के दौर में। और इसलिए उस पक्षी का नाम याद रखना है, आज वर्तमान में दुनिया उसको डार्विन फिंचेज के नाम से जानती है।
इन्होंने जब यात्रा पूरा कर लिया तो एक पुस्तक लिखा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये डेट याद रखना है, कभी कभी ये डेट पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर 1859, और 1859 को ये पुस्तक आया, डार्विन के द्वारा लिखित। और इसमें जो डार्विन ने बातें बताई, मेन पॉइंट्स, उसको हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना। और मेन पॉइंट्स क्या है इसको समझते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि डार्विन ने जो कहा अपने पुस्तक में अपने अनुभव से, उसमें पहला पॉइंट था ओवर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, प्रजनन की अपार क्षमता। कहना था इनका कि जीवों में एक विशेष गुण होता है कि हर जीव अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमम चाहता है कि वो अपनी संख्या बढ़ा ले ताकि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बचा रहे। और इसलिए उन्होंने कहा कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता है। और इसी के तौर पर एक आपको इंफॉर्मेशन जानना है कि पृथ्वी पर स्तनधारियों के अंतर्गत सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी का होता है, और एक फीमेल हाथी अपने जीवन काल में अधिकतम 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये याद रखना है, सबसे कम प्रजनन करने वाला जानवर के तौर पर पृथ्वी पर हाथी को याद किया जाता है, और 6 बच्चे मैक्सिमम ये जन्म दे सकते हैं। तो पहला यही पॉइंट था। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट पॉपुलेशन, दूसरा पॉइंट कि लगभग नियत जनसंख्या। डार्विन ने पहला पॉइंट जो कहा था कि जीव में अपार क्षमता है प्रजनन करने की, लेकिन कितना भी प्रजनन करता है उसके जनसंख्या में वृद्धि नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट जो कहा कि कितना भी कर ले प्रजनन, जीवों के जनसंख्या में विकास या वृद्धि नहीं होता, वो लगभग पृथ्वी पर एक ही जैसा होता है। और इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट पॉपुलेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे चलें तो जीवों की संख्या इसलिए नियत होती है कि फूड और स्पेस, ये दो चीज, एक जीव को रहने के लिए स्पेस चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए, और ये दोनों सीमित है पृथ्वी पर, इसलिए जीवों के बीच संघर्ष होता है। और इस संघर्ष को करने में जो भी जीव सक्षम होते हैं वही पृथ्वी पर जीता है। अगर वो संघर्ष में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं तो पृथ्वी उसको स्वीकार नहीं करती, उसको समाप्त कर देती है। और इसलिए इन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर एक तीसरा पॉइंट बताया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। मतलब हर जीव को जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष इस पृथ्वी पर प्रकृति के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर वो संघर्ष करने में सक्षम नहीं होगा, प्रकृति उसको समाप्त कर देगी। तो ये ध्यान रखना है, एक ओवर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट पॉपुलेशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इन 3 सिद्धांतों के आधार पर डार्विन ने एक निष्कर्ष निकाला कि जब जीव अपने जीवन के संघर्ष के दौर में होता है तो उस संघर्ष के दौरान उनके शरीर में वेरिएशन आ जाता है, विविधता आ जाता है, जो उसको अन्य जीवों से अलग कर देता है। और यही वेरिएशन नए नए वेरिएशन बन करके एक जीव दूसरे जीव में कन्वर्ट हो जाता है, नए नए बदलाव आते हैं शरीर में, और उस बदलाव को डार्विन ने वेरिएशन कह करके संबोधित किया। अब इस वेरिएशन के आधार पर डार्विन ने कहा कि जब वेरिएशन आ जाएगा जीवों के शरीर में तो वो वेरिएशन धीरे धीरे जमा होगा शरीर में, और जो वेरिएशन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, उसको जीने में मदद करेगा, उसको प्रकृति चयन कर लेगी। और इसलिए उन्होंने एक नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। मतलब वह वेरिएशन जो संघर्ष करने में उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा, उसको नेचर स्वीकार कर लेगी और वो वेरिएशन उसके शरीर में शामिल हो जाएगा और वो अगली पीढ़ी में चला जाएगा। इसी सिद्धांत को एक व्यक्ति ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहकर संबोधित किया, और इसको कहने वाला व्यक्ति, नाम याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये ध्यान देना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सिद्धांत डार्विन का है, लेकिन इसको एक नाम दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने। मतलब कि सामर्थ्य की उत्तरजीविता होती है। आप सुनते होंगे कि जितना ताकतवर जो होगा समस्याओं को झेलने में, संघर्षों को झेलने में, वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। अगर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है तो इस वातावरण में वो रहने लायक नहीं है। और इस रूप में डार्विन ने कहा कि विविधता यूजफुल धीरे धीरे बॉडी में जमा होगा, और जमा होते होते इतना जमा हो जाएगा कि वो पुराने प्राणी से नए प्राणी का शरीर भिन्न हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने एक नाम दिया ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। मतलब अत्यधिक विविधता हो जाने के कारण एक नए प्रजाति का जन्म हो जाता है।
जिसको हम लोग न्यू स्पेसीज या न्यू जीव या नए प्राणी के रूप में देखते हैं, तो यही डार्विन का सिद्धांत था। लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया जिसमें दो सिद्धांत आपको बताया गया, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहां भी दो सिद्धांत है, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये दो सिद्धांत जिसमें सबसे सटीक डार्विन का सिद्धांत और पहला सिद्धांत लेमार्क का। इन दोनों के बाद एक और वैज्ञानिक का नाम जुड़ता है उद्विकास से संबंधित, और उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के रूप में एक उद्विकास का सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डी व्रीस। तो ये ध्यान रखना कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत है म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया, तो ह्यूगो डी व्रीस ने दिया, और कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है, और इस उत्पत्ति में डीएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन के कारण होता है, और इवोल्यूशन इज ए सडन एंड जर्की प्रोसेस। मतलब कहना क्या था कि डार्विन और लेमार्क ने जो इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया कि पीवों का जो विकास होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है, धीरे धीरे होता है। बंदर को मानव बनने में लाखों बरस लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर के एक मानव का